प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। जिंदगी के उतार चढ़ाव और जिम्मेदारियां निभाते निभाते जाने कब वक्त रेत की तरह फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता। अधिक बच्चे होने की जिम्मेदारियों का एहसास तब होता है जब माता पिता ना हो। इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते उषा और गिरीश की जिंदगी बिखर जाती है। ऐसा ही कुछ लिखा है मशहूर कथाकार योगेश चंद्र शर्मा ने अपनी कहानी समझौता में। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं राजीव शर्मा। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी मैं दफ्तर से अपने स्कूटर पर तेज रफ्तार से सीधे क्लब की ओर जा रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे फुटपाथ से किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने स्कूटर को तनिक कम स्पीड पर लाते हुए पीछे की ओर मुड़कर देखा तो एक महिला को अपनी ओर आते हुए पाया। मैंने स्कूटर को एक किनारे पर रोक लिया। महिला लगभग भागती हुई मेरे निकट आई और उखड़े हुए स्वर में कहने लगी, दूर से ही तुम्हें देखकर रुकने के कितने इशारे किए, कितनी आवाजें दी, लेकिन तुम ना जाने किन ख्यालों में डूबे भागे चले जा रहे थे। इस तरह बेतकल्लुफी से बातें करने वाली महिला की तरफ इस बार मैंने ध्यान से देखा। एक साधारण सूती साड़ी और बिखरे हुए रूखे बाल, जिन्हें शायद महीनों से कोई चिकनाई नसीब नहीं हुई थी। उम्र कुछ अधिक नहीं लग रही थी, लेकिन असमय ही आ जाने वाली प्रौढ़ता ने उसकी आंखों के नीचे काली स्याही पोत दी थी और चेहरे पर जगह जगह टेढ़ी मेढ़ी झुर्रियों के बहाने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। तब भी लग रहा था कि वो किसी जमाने में काफी खूबसूरत रही होगी। शायद उसकी खूबसूरती के अवशेष के रूप में ही उसकी ठोड़ी पर एक गहरा काला तिल चमक रहा था। काला तिल, और इस तिल ने ही मुझे उसके चेहरे की ओर अधिक गहराई से देखने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो चेहरा मेरे लिए अपरिचित नहीं रहा। उसके पीछे केवल 10 साल पहले की उषा का चित्र मेरे सामने सजीव हो उठा। वही उषा जो कॉलेज में सुंदरता की रानी मानी जाती थी और प्रतिभा की धनी। प्रातःकालीन उषा के समान ही वो इठलाती और मधुर मुस्कान बिखेरती कॉलेज आया करती थी। उसके व्यक्तित्व से सभी प्रभावित थे। वही उषा केवल 10 साल बाद आज इस स्थिति में। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे इस तरह खामोश देखकर उषा बोली, इस तरह क्या देख रहे हो गिरीश बाबू, क्या मुझे पहचाना नहीं? मैंने अपने को संभाला। उषा की पुरानी मधुर स्मृतियों के साथ ही कटु स्मृतियां भी उभरी। मेरे आज के एकाकी और वीरान जीवन के लिए वही तो उत्तरदायित्व थी। मैं गंभीर हो गया। मैंने पूछा, क्या आपने मुझे पुकारा था? हाँ, क्या तुम गिरीश बाबू नहीं हो? उसने अपनी सहज मुस्कान से मेरे प्रश्न के उत्तर में एक नया प्रश्न कर डाला। एक समय था जब उसकी यह मुस्कान मुझे किसी भी स्थिति में डांवाडोल करने के लिए काफी थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। मैंने अपनी गंभीरता को कायम रखते हुए उत्तर दिया, गिरीश अवश्य हूं, लेकिन बाबू नहीं। मैं सेक्शन ऑफिसर हूं। उषा मेरे इस उत्तर पर हंस पड़ी। कहने लगी, अब माफ करना, मुझे पता नहीं था। अब कोई बात नहीं, अब मुबारकबाद दे देती हूं तुम्हारी अफसरी के लिए। मैं उषा हूं, शायद अब तो पहचान गए होंगे। मैंने अपनी उसी गंभीरता से उत्तर दिया, हां पहचानता हूं, लेकिन आप जो कुछ कहना चाहती हैं जल्दी कहिए, मुझे देर हो रही है। देर? उषा ने तनिक आश्चर्य से कहा, फिर मुस्कुराकर बोली, लगता है पत्नी से काफी डर लगता है। बच्चे भी शायद अपने पापा का इंतजार कर रहे होंगे। पत्नी और बच्चे? उषा के इन शब्दों ने मुझे तिलमिला दिया। ये सब क्या कह रही हो?
मैंने शादी ही नहीं की तो पत्नी और बच्चे कैसे? मेरे इस उत्तर से उषा के होठों की मुस्कान गायब हो गई। उसके स्थान पर जो भाव उसके चेहरे पर उभरे वे आश्चर्य के थे या सहानुभूति के, कहना कठिन है। वो बोली, मैंने तो सुना था कि। तुमने क्या सुना और क्या नहीं, इसका स्पष्टीकरण मेरे पास नहीं है और उसकी अब आवश्यकता भी नहीं है। मेरे स्वर में काफी तलखी थी। सुनो गिरीश, मेरे स्कूटर के हैंडल को अधिकारपूर्ण ढंग से पकड़ते हुए उषा ने कहा, क्या कुछ देर कहीं बैठकर हम बातें नहीं कर सकते? बातें? कैसी बातें? क्या आवश्यकता है बातों की? आवश्यकता है गिरीश, चलो उस सामने वाले रेस्टोरेंट में ही चलें। मैं ना चाहते हुए भी उषा के इस प्रस्ताव को ठुकरा ना सका और स्कूटर को ठेलते हुए उषा के साथ रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। आज से पहले भी उषा के साथ मैंने सैकड़ों बार अनेक रेस्टोरेंट में चाय पी थी। चाय के साथ विभिन्न विषयों पर हम बातें करते थे। इस बीच नजरों में जो गुपचुप बातें होती रहीं उसकी जानकारी मुझे बहुत बाद में मिली। और तब एक दिन रेस्टोरेंट में ही चाय पीते हुए मैंने हल्के से उसका हाथ थाम लिया था। कुंवारा था ये स्पर्श हम दोनों के लिए, इसलिए जुबान खामोश रही। उसके बाद तो जल्दी ही कॉल करार हो गए। सदैव साथ रहने और विवाह बंधन में बंधने के वायदे किए गए। इसी बीच उषा के पिताजी की मृत्यु हो गई और संपूर्ण गृहस्थी का भार उषा के कंधों पर आ पड़ा। बहुत जबरदस्त धक्का था यह उसके लिए। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कारण था उसका लंबा चौड़ा परिवार, जो हम दोनों की बर्बादी का भी मूल कारण बना। उषा के घर में उसके 3 छोटे भाई और 2 छोटे बहनें थीं। मैंने सोचा कि हम दोनों कमाकर उन बच्चों का पालन पोषण करेंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैंने भी आगे पढ़ने का इरादा छोड़ दिया। उषा ने इसे पसंद नहीं किया, लेकिन मैं अपने निर्णय पर दृढ़ था। इसी बीच एक और घटना घटी। कुछ दिनों से मेरा एक पुराना परिचित नरेंद्र उषा के यहां बहुत आने जाने लगा था। मैंने उषा से इस बात का जिक्र किया तो उसने हंसकर टाल दिया। उषा ने इस बीच मुझसे मिलना और बात करना भी कम कर दिया। एक दिन सुबह मुझे उषा का जो पत्र मिला उसने मेरे जीवन का रास्ता ही बदल दिया। केवल कुछ ही लाइनें थी उसमें। मुझे आज भी याद है वो पत्र। लिखा था, कुछ मजबूरियों के कारण मुझे नरेंद्र से विवाह करना पड़ रहा है। आशा है क्षमा करेंगे। एक आग्रह भी है, स्वीकार कर सकें तो आभारी रहूंगी। अपनी पढ़ाई चालू रखना और अपने योग्य किसी लड़की से विवाह करके मुझे भुला देना। पत्र की इन चंद पंक्तियों ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने उस स्थान को छोड़ दिया और दूसरे शहर में चला गया। उषा की इच्छा के विरुद्ध मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और विवाह भी नहीं किया। ऐसा करके मेरा अवचेतन मन उषा की भावनाओं से शायद बदला लेना चाहता था। उसके बाद उषा से आज पहली मुलाकात थी। रेस्टोरेंट में आकर हम एक टेबल के आमने सामने खामोशी से बैठ गए। वेटर के आने पर मैंने चाय का ऑर्डर किया। उसके बाद उषा ने ही खामोशी तोड़ी। कहने लगी, गिरीश, क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछना चाहोगे? मैंने उसके कमजोर शरीर और फटे वस्त्रों की ओर देखते हुए कहा, यूं तो परायों के बारे में अधिक जिज्ञासा होना उचित नहीं, फिर भी जब तुम कहती हो तो ये अवश्य जानना चाहूंगा कि क्या तुम्हारा पति नरेंद्र इतना भी नहीं कमाता कि तुम्हें पर्याप्त भोजन और वस्त्र दे सके? बस या और कुछ? उषा ने अपनी सहज मुस्कान पर लौटते हुए पूछा। यह भी जानना चाहूंगा कि इस शहर में तुम्हारा आना कैसे हुआ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे छोटे भाई और बहनें कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं वे आजकल? अपने दिमाग में उठ रहे कुछ प्रश्नों को प्रकट करते हुए मैंने पूछा। इसी बीच वेटर ने चाय के प्याले लाकर रख दिए थे। उषा ने अपने प्याले में से एक हल्की सी घूंट ली और धीरे धीरे कहने लगी, गिरीश, शायद तुम्हें आश्चर्य हो, मगर यह सत्य है कि नरेंद्र से मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा। विवाह का भी प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अब भी अविवाहित हूं। नरेंद्र वाला नाटक मैंने केवल इसलिए खेला था कि तुम मुझे भुलाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपना सुखी संसार बसाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी, जो एक बड़ा परिवार मेरे लिए छोड़ गए थे, उसकी सजा तुम भुगतो। उषा की इस बात पर मैं आवाक था। थोड़ा रुककर वो फिर कहने लगी, मैंने अपने को केवल भाई बहनों तक सीमित कर दिया है। नौकरी से जो कुछ मिलता है उन पर खर्च कर देती हूँ। अपनी शिक्षा में वो सब काफी आगे बढ़ रहे हैं। सबसे छोटे भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए आज ही सुबह यहाँ आई थी। अचानक तुम दिखाई दिए। लेकिन गिरीश, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। सोचा था
कि तुम्हारी एक छोटी सी सुंदर गृहस्थी होगी, पत्नी होगी, 1 या 2 सुंदर स्वस्थ बच्चे होंगे, उसमें तुम खुश होगे। लेकिन मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, उषा, तुम चाहो तो हम अब भी खुश हो सकते हैं। बिखरी हुई माला के दानों को फिर से पिरोया जा सकता है। नहीं नहीं गिरीश, असंभव बातें ना सोचो। उषा तत्काल बोल उठी, छोटे भाई बहनों की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। उसे पूरा किए बिना मैं अपनी खुशी की बात सोच भी नहीं सकती। विवाह के बाद हमारी अपनी गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, तब मैं उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सकूंगी। मेरा स्नेह बट जाएगा गिरीश। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उषा उषा, यह आवश्यक तो नहीं कि विवाह के बाद तत्काल ही हमारे बच्चे हों। हम उस समय तक नियंत्रण भी रख सकते हैं जब तक तुम्हारे भाई बहन कुछ बन ना जाए। उषा के लिए यह एक नई दृष्टि थी। उसने कभी समस्या पर इस दृष्टि से शायद सोचा ही नहीं था। कुछ क्षण तक वो विचार करती रही, फिर बोली, क्या ये मुमकिन है? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अपनी तरफ से मैं वायदा करता हूं। उषा के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। नजरें झुकाकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। उषा के हाथ को हल्के से दबाते हुए मैंने कहा, एक और समझौता उषा, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। उषा ने मेरी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो मैंने कहा, हमारे जब भी बच्चे होंगे 1 या 2, इससे अधिक नहीं। इससे हमारे किसी भी बच्चे को उस तरह कष्ट उठाने की आशंका नहीं रहेगी जिस तरह तुमने उठाए हैं। उषा खामोशी से सुनती रही। मैंने उसे गुदगुदाते हुए पूछा, क्यों, मंजूर है ना? केवल 1 या 2? उषा लाज से दोहरी हो गई और मैं हर्ष से भाव विभोर। अभी आपने सुनी मशहूर कथाकार योगेश चंद्र शर्मा द्वारा रचित कहानी समझौता। इसका वाचन कर रहे थे राजीव शर्मा। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल, कार्यक्रम सहायक थे रवि कुमार सिंह और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।